आपने इसके पहले का मेरा लेक्चर देखा होगा, आई होप, आप जिसने भी ज्वाइन किया है, जिसमें मैंने आपको सप्लाई एनालिसिस का लॉ सिखाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो आप थम्स अप कर देगा, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि आपने वो लॉ का लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया है। लॉ ऑफ सप्लाई मैंने वो लेक्चर में पूरा आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब हम सप्लाई एनालिसिस का आगे का पार्ट सीखने वाले हैं। तो आप देख लेना जय, आपने अगर नहीं देखा है तो। अच्छा, फर्स्ट डे ऑन ऐप, ऐप में तो ऐप के पहले, अच्छा, यूट्यूब पे ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर होने के बाद आप टाइम निकाल के अच्छे से बैठ के पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, सो ये आपका टेक्स्ट बुक है स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने ये लॉ खत्म किया था, जिसका भी फर्स्ट डे है ऑन ऐप। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो भी मैंने इसके पहले कराया है वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड है। आप आराम से उसको बैठ के अच्छे से वो सारे आंसर्स देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। ठीक है, अभी हम दो आंसर्स आज के लेक्चर में कवर करेंगे। कितने आंसर्स कवर करने वाले हैं? दो। ये दो आंसर के बाद आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई सिखाया था। ठीक है, अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के सिखाने वाली हूँ। एक है वेरिएशन ऑफ सप्लाई और चेंज इन सप्लाई, ये एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें से डिस्टिंग्विश ना पक्का आता है, कंफर्म है कि उसमें से डिस्टिंग्विश आएगा ही आएगा। ठीक है, सो ये जो लेक्चर है आज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बोर्ड्स में इसमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं आपको वो सब कराने वाली हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ लेक्चर को अच्छे से देखना है, समझना है, और अगर कोई डाउट है तो आपको पूछना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अब 1 आवर आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे है मैं बता देती हूँ। ये आपका कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट बुक में, वेरिएशंस इन सप्लाई। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वेरिएशंस इन सप्लाई करके कॉन्सेप्ट है, ये करा रही हूँ। और साथ में नेक्स्ट है आपका ये चेंजेस इन सप्लाई। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये किस किस में आ सकता है? ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है बच्चों, ये आपके 4 मार्क्स के कभी कभी आंसर्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू, या फिर स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, ये सब में ये आ सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ डायरेक्टली अपने, और वहां से मैं आपको सिखाऊंगी ये। ठीक है, ओके। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं पहले आपको करा रही हूँ, आप साथ साथ में इसको लिख भी सकते हैं। हम अभी सीख रहे हैं वेरिएशंस इन सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो होगा अपना चेंज इन सप्लाई। पहले मैं आपको वेरिएशंस इन सप्लाई सिखा रही हूँ। ठीक है, ओके। वेरिएशंस इन सप्लाई जिसका भी लेक्चर पहला है, मैं आपको पहले सप्लाई का एक बार छोटा सा मतलब बता देती हूँ। ठीक है, सप्लाई ध्यान से समझना, जिसका भी फर्स्ट लेक्चर है उनको भी ये समझ जाएगा, बस आपको सुनना है अच्छे से। ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब एक सेलर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी रहता है किसी भी कस्टमर को, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। सेलर के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, कि मुझे बेच के प्रॉफिट कमाना है। मतलब सेलर के लिए प्राइस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ज्यादा प्राइस रहेगा उतना ज्यादा वो बेच सकता है, जितना कम प्राइस रहेगा उतना कम बेचेगा, बिकॉज उसको प्रॉफिट इतना नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सेलर का माइंडसेट होता है, ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, अब वेरिएशन इन सप्लाई हमें यही बोलता है। वेरिएशन इन सप्लाई का मतलब ही ये होता है कि जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा सप्लाई, जितना कम प्राइस उतना कम सप्लाई। इसमें लॉ ऑफ सप्लाई ही होता है। यस, गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू सेलर। ठीक है, इसमें ना बाकी कोई फैक्टर्स हम नहीं लेते, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मतलब इसके अंदर अगर सेल होगा तो ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। मतलब सेलर अगर बेच रहा है ना तो सिर्फ प्राइस देख के बेच रहा है, ना तो वो अपना खर्चा देख रहा है,
ना तो वो टेक्नोलॉजी देख रहा है, ना नेचुरल कंडीशंस देख रहा है, वो ये सब कुछ नहीं देखेगा। इसमें अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। जो लॉ ऑफ सप्लाई इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, इसमें वही अप्लाई हो रहा है। अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। ठीक है। अब वेरिएशन इन सप्लाई दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इसको ध्यान से समझना है। वेरिएशन इन सप्लाई जो है ना बच्चों, वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दो टाइप्स। पहला टाइप होता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, आप भी साथ साथ में इसको बना के लिख सकते हैं। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या है बच्चों? एक्सपांशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। वापस से, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। तो अगर हम बोल रहे हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी सप्लाई है ना, क्वांटिटी सप्लाई का क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। इसमें क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है, ऊपर का साइन मतलब वो बढ़ रहा है ना? यस, एक्सपेंशन मींस राइज। क्या राइज? सप्लाई का राइज, सप्लाई बढ़ रहा है। ओके। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसके अंदर क्वांटिटी सप्लाई कम हो रहा है, इसमें क्वांटिटी सप्लाई कम हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, सप्लाई ऐसे ही हवा में तो बढ़ेगा नहीं, या ऐसे ही कम होगा नहीं। ये किसके वजह से बढ़ेगा या कम होगा? किसके वजह से बढ़ेगा या कम होगा? प्राइस के वजह से, प्राइस के वजह से। ठीक है। श्योर श्योर, आप विजय, आप लेक्चर को देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है। ओके। एक्सपांशन का मतलब होता है सप्लाई का बढ़ना। सप्लाई का मतलब होता है जब सेलर किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बेचने के लिए रेडी रहता है। और एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? जब सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई किसके वजह से बढ़ रहा है? सप्लाई प्राइस के वजह से बढ़ रहा है। जब प्राइस बढ़ेगा तो सेलर सोचेगा चलो मैं और क्वांटिटी बेचता हूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है। ओके। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सप्लाई का कम होना। सप्लाई कम कब होता है? जब सेलर के हिसाब से प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई क्या होता है? वो भी कम हो जाता है, बिकॉज सेलर को लगता है कि कम प्राइस में मुझे प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होगा, तो हम क्वांटिटी क्या करेंगे? कम बेच देते हैं। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो यहाँ पे क्या है? हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई। यहाँ पे क्या है? लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। वापस बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या है? हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई। और यहाँ पे क्या है? लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। बाकी सारे फैक्टर्स को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पे याद रखना है, अदर फैक्टर्स remain constant, other factors remain। अदर फैक्टर मतलब यहाँ पे प्राइस के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि सप्लाई अगर बढ़ेगा तो प्राइस के वजह से, सप्लाई अगर कम होगा तो प्राइस के वजह से। ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पीछे का आपको जो भी कवर करना है विजय, वो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें मैंने आपको सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सिखा के रखे हैं, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है। तो चलो अब हम इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं, एक्सपांशन का ग्राफ और कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ। आप भी साथ साथ में बना सकते हैं आप सब। ठीक है। तो चलो अब हम बनाते हैं इनके ग्राफ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक्सपांशन का ग्राफ बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, ये मेरा, ये जो स्टैंडिंग लाइन है ना, ये स्टैंडिंग लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये क्या होता है बच्चों? वाई एक्सिस। और ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। वाई एक्सिस में हम क्या मेजर कर रहे हैं? प्राइस। यस, वेरी गुड, अभी तक तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। और एक्स एक्सिस में हम मेजर करते हैं क्वांटिटी सप्लाई। क्या मेजर करोगे? क्वांटिटी सप्लाई। वापस से, वाई एक्सिस में क्या आता है? प्राइस, और एक्स एक्सिस में क्या आएगा? क्वांटिटी सप्लाई।
अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो ध्यान से देखना, मैं इसको रेड इंक से कर रही हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे पहले प्राइस पे कोई भी पॉइंट पे आपकी मर्जी से यहाँ पे ले लो पी, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, और इसी जगह पे कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे ले लो क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि, और इसको ज्वाइन कर दो, आप भी साथ साथ में कर सकते हैं। इतने प्राइस पे इतना सेलर बेच रहा है, ऐसा समझो कि इतने प्राइस पे इतना सेलर क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें एक्सपांशन दिखाना है। क्या दिखाना है, एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, सप्लाई का बढ़ना। सप्लाई बढ़ता कब है, जब प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। तो चलो प्राइस को बढ़ाना है मुझे, प्राइस को क्या करना है, बढ़ाना है। प्राइस को बढ़ाना है मतलब इसके ऊपर, पी ऊपर जाएगा, तो पी से ऊपर करो, P1, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, सप्लाई भी बढ़ रहा है। सप्लाई बढ़ेगा मतलब लेफ्ट या राइट, कभी भी कोई चीज बढ़ती है तो या तो ऊपर या तो राइट में, तो यहां से उसको राइट में क्या कर दो, शिफ्ट। समझा, प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, तो अब ये क्या हो रहा है, ये नया लाइन आप ज्वाइन करोगे, देखो ऐसे, ये मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाए हैं, तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपका ओरिजिनल पी क्यू था, ये आपका P1 Q1 हो गया। अब इसको ऐसे ज्वाइन करके ऐसे लिख कर दो, समझा। एक ये पॉइंट हो गया ए, एक ये पॉइंट हो गया बी। क्या है ये, इसको बोलेंगे हम लोग अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलोगे आप लोग इसको, अपवर्ड मूवमेंट। इसमें मूवमेंट हो रहा है ए से बी में, ठीक है। ओके, क्लियर है आपको यहां तक, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा, किसको भी अगर नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप पहले ये लेक्चर पे ध्यान दीजिए विजय, जितना भी पहले के चैप्टर्स है वो आप आराम से बाद में देख सकते हैं, आप पहले इस लेक्चर को समझिए, इस लेक्चर पे ध्यान दीजिए। यहां तक आपको समझा है सबको, आई होप कि ये आपका क्या हो गया, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। आई होप यहां तक समझा है कि प्राइस को बढ़ाया, सप्लाई भी बढ़ा, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया, अपवर्ड स्लोपिंग है, एंड इसमें मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड मूवमेंट। अगर समझ गया है तो जल्दी से थम्स अप कि ये आपका क्या हो गया, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का ग्राफ बना रहे हैं। चलो लेट्स प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो चलो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी आपको ऐसे ही बनाना है। ये आपका वापस से यहाँ पे आप बनाओगे वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे आप बनाओगे एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में आप लिखोगे वापस से क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, और वाई एक्सिस में वापस से यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। तो चलो वापस से हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। पहले यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे P ले लो, और यहाँ पे Q, और इसको ज्वाइन करो, ये आपका बेस लाइन है, ठीक है। ये आपका बेस लाइन हो गया। अब आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सप्लाई का कम करना, ठीक है। तो सप्लाई कम कब होता है, जब प्राइस भी कम होता है ना। सप्लाई में हमने सीखा था, जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो प्राइस को कम करते हैं। तो प्राइस कम मतलब नीचे की तरफ इसको लेके जाओ, P से P1। तो जब प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम। चलो सप्लाई को भी हम क्या करते, कम करते। कम मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। तो चलो ये आपका नया मैंने डॉटेड लाइंस बनाया है, अब इसको भी ज्वाइन कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन अब मूवमेंट कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना। ये ओरिजिनल वाला था, ये नया वाला है। तो अब इसमें जो मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इसमें जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक।
अब इसको आपको कैसे याद रखना है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मूवमेंट समझ में नहीं आते कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो इसको मैं आपको याद रखने का टेक्निक बता रही हूँ, ध्यान से समझना इसको आपको कैसे याद रखना है। मूवमेंट कितने बार हम नहीं समझ पाते कि ऊपर की तरफ लिखना है या नीचे की तरफ, तो आप हमेशा प्राइस का मूवमेंट देखो। अब ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से समझना। एक्सपांशन में प्राइस का मूवमेंट आपको क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ ना, ऊपर जा रहा है, तो इसमें मूवमेंट कैसा रहेगा, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस का मूवमेंट कैसा होता है, नीचे, तो मूवमेंट कैसा रहेगा, नीचे जाएगा। क्लियर है, हमेशा प्राइस का मूवमेंट देखो। समझ में आ रहा है आपको किसका मूवमेंट देखना है, प्राइस का। प्राइस अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है सो अपवर्ड मूवमेंट, प्राइस अगर आपको लग रहा है नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा यहां तक। ओके, सब लेक्चर पे ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे आपका वेरिएशन इन सप्लाई खत्म होता है, ठीक है। वेरिएशन सप्लाई में आपको दो सीखना है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जिसको भी समझ गया है थम्स अप कीजिए, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वेरिएशन इन सप्लाई खत्म होता है। यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। एक्सपांशन का मतलब होता है सप्लाई का बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सप्लाई का कम होना। विजय, अभी तक हमारे ये 4th चैप्टर चालू है, हमारा 2nd चैप्टर हो गया है, 3A 3B हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एंड देन चैप्टर नंबर 1। तो ऐसे करके हमारे 1 to 5 पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वेरिएशन ऑफ सप्लाई हो गया। ये आपको डिस्टिंग्विश में आ सकता है, या आप डिस्टिंग्विश में आने के चांसेस हैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं वो है चेंज इन सप्लाई। वो क्या है, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। वेरिएशन का एकदम अपोजिट। चेंज इन सप्लाई क्या होता है, वेरिएशन का एकदम अपोजिट। वेरिएशन हमें क्या बोलता है कि सप्लाई में अगर चेंजेस आएगा तो वो सिर्फ प्राइस के वजह से, लेकिन चेंज इन सप्लाई ऐसा नहीं बोलता है। चेंज इन सप्लाई भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई, एक क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। सो इसमें अभी इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या, इसमें आपको नाम से समझ में आ गया है। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाई का बढ़ना, नाम से ही लग रहा है। और डिक्रीज इन सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाई का कम होना। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाई का बढ़ना और इसमें कम होना। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, चेंज इन सप्लाई में प्राइस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मैं आप एक लाइन लिख रही हूं, उसको ध्यान से समझना। चेंज इन सप्लाई में ये दोनों में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वाले कॉन्सेप्ट में प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते। उसी प्राइस पे सप्लाई बढ़ेगा या तो सप्लाई कम होगा। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसे कैसे, उसी प्राइस पे सप्लाई कैसे बढ़ सकता है या कम हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने के वजह से आप और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने लग गए। प्राइस अभी भी वही है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी के वजह से अभी आप ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हो। या तो आपका खर्चा कम लग रहा है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका खर्चा कम लग रहा है, उस रीजन के वजह से आप ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हो। या तो फिर प्रोडक्ट बनाने का खर्चा आपका ज्यादा लग रहा है, ये रीजन के वजह से आप कम क्वांटिटी बेच रहे हो। प्राइस का इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अदर फैक्टर्स के वजह से जब सप्लाई बढ़ता है या कम होता है उसको चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। जब दूसरे फैक्टर के वजह से, दूसरा फैक्टर मतलब या तो टेक्नोलॉजी के वजह से है ना, या तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से, या तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ये रीजन के वजह से जब सप्लाई बढ़ता है या कम होता है उसको चेंज इन
सप्लाई बोलते हैं। मतलब इसमें लॉ तो नहीं है, क्योंकि प्राइस इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट। प्राइस क्या हो गया, यस वेरी गुड संजना, टैक्सेस के वजह से, सब्सिडीज के वजह से, ये सब रीजंस के वजह से जब सेलर का या तो सप्लाई बढ़ता है या तो सप्लाई कम होता है। आई होप आपको समझा होगा चेंज इन सप्लाई क्या होता है। इसके अंदर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, या तो सप्लाई बढ़ेगा या तो सप्लाई कम होगा। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, फेवरेबल चेंजेस, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में जब फेवरेबल चेंजेस है, उस रीजन के वजह से आपका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है। और यहां पे आप लिखोगे अनफेवरेबल चेंजेस। यहां पे क्या याद रखना है, अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अनफेवरेबल चेंजेस के वजह से आपका क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर ग्राफ। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं। ये हो गया आपका y एक्सिस, और यहाँ पे हम बना देते हैं x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस में हम मेजर करेंगे प्राइस, x एक्सिस में हम मेजर करेंगे क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब ये सब तो आपको याद हो गया रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। चलो वापस से यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे P ले लो। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे Q ले लो और इसको ज्वाइन कर दो। अब आपको क्या दिखाना है, इंक्रीज इन सप्लाई। क्या दिखाना है, इंक्रीज इन सप्लाई, लेकिन प्राइस को आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसी प्राइस पे आपको सिर्फ सप्लाई को बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब इसको बस आपको राइट में शिफ्ट करना है। ये मैंने क्या कर दिया, राइट में यहाँ पे इसको ऐसा शिफ्ट कर दिया। मतलब प्राइस यही है, इसी प्राइस पे बस आपका जो सप्लाई है ना वो बढ़ गया है। देखो, प्राइस को ना मैंने ऊपर किया, प्राइस को ना मैंने नीचे किया, और फिर ऐसा कर्व बना। ये आपका ओरिजिनल कर्व है जिसको मैं सप्लाई कर्व बोल रही हूँ, और ये आपका नया कर्व बना S1 S1, A से B ऐसे। मतलब इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट। कैसा शिफ्ट है ये बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। ये राइट की तरफ क्या हो रहा है, कर्व शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो इंक्रीज इन सप्लाई में राइट की तरफ कर्व आपका क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये हो गया आपका इंक्रीज इन सप्लाई। चलो अब हम समझते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। चलो वापस से मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रही हूँ। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। आप लोग भी साथ साथ में इसको बनाते रहो। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, चलो अब अपन इधर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। यहाँ पे वापस से कोई भी पॉइंट पे P Q और इसको कर दो ज्वाइन। ठीक है, अब हमें दिखाना है डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस वही रहेगा, बस सप्लाई को आप अंदर की तरफ शिफ्ट करो। तो Q है तो Q1 अंदर की तरफ यहाँ पे, तो इसी प्राइस पे बस आपका नया सप्लाई। तो आपका कर्व कैसे बनेगा, पहले ये कर्व ऐसा था, अब ये इधर है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका SS है, ये आपका S1 S1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये कैसा शिफ्ट है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज में शिफ्ट होते हैं, नया कर्व की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। लेकिन अगर आप इसके पहले वाला देखोगे, इसमें ना मूवमेंट होता है, इसमें नया कर्व नहीं आता है, इसमें उसी कर्व पे बस क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वेरिएशंस इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई खत्म होता है। आपको अगर समझा है तो एक थम्स अप कर दीजिए कि हाँ समझ गया है, कि हमने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म किया है, वेरिएशंस इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद
हमारा अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और बचा है ये चैप्टर का, फिर अपना ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। यस, सबको समझा है यहाँ तक? हमने वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई खत्म कर दिया। ओके, ग्रेट। ओके, सो अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे। वो लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें से आपको डिस्टिंग्विश आता है, 4 मार्क के ब्रीफ में आपके बोर्ड्स में आ सकता है। वापस बता रही हूँ, जो मैं आपको लास्ट आखिरी जो क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा है वो आपको डिस्टिंग्विश में आ सकता है, वो आपको 4 मार्क के ब्रीफ में आ सकता है। ठीक है, सो मैं अभी आपके टेक्स्ट बुक पे आ रही हूँ। ग्राफ वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है, जितना भी ग्राफ बनाना था वो सब हो गया, लॉ हो गया, वेरिएशंस हो गए, चेंज हो गया, सब हो गया। ठीक है, अब हम अपने आखिरी आंसर पे आ रहे हैं, और वो आपको टेक्स्ट बुक से मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ पे अपना ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये अपना इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपना डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। अब ये वाले कॉन्सेप्ट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इस पे आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है, इस पे आपको 4 मार्क का ब्रीफ आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप स्टार मार्क कर दो, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके, ध्यान से समझना है, पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी इसमें ग्राफ नहीं है। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, और इसमें फॉर्मूलाज है। इसमें क्या है? फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो सब लोग हैं साथ में वीडियो में और सब अच्छे से देख पा रहे हैं आई सपोज। ठीक है, फर्स्ट आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा, हिंदी में लिखा है मैंने। ठीक है, खर्चा, किसका खर्चा? सेलर का खर्चा। सेलर को प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लग रहा है उसको मैं क्या बोलूंगी? कॉस्ट, एक्सपेंस। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो, लेकिन किसका एक्सपेंस? कंज्यूमर का या सेलर का? सेलर का। अपन यहाँ पे सेलर की बात कर रहे हैं, और सेलर का कौन सा एक्सपेंस? प्रोडक्ट को बनाने का जो भी उनका खर्चा लगता है। ठीक है, अभी आपका जो कोई भी खर्चा ले लो, जैसे मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, वर्कर का खर्चा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, रिफ्रेशमेंट, मशीन, ये सारे खर्चे क्या है? कॉस्ट है ना। अभी जो कॉस्ट है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। यस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वेरी गुड। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो होता है टोटल कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट कौन सा है बच्चों? टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट होता क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो टीसी करके लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट। नाम से ही लग रहा है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल मिला के आपका कितना खर्चा प्रोडक्ट को बनाने का लगा। आपने समझो फॉर एग्जाम्पल 100 पेन बनाए, कितना बनाया? 100 पेन। 100 पेन बनाने का टोटल खर्चा कितना लगा, वो होता है टोटल कॉस्ट। So what is the formula for total cost? So you can see over here, total cost is the sum of, sum का मतलब होता है add, किन दोनों को आप ऐड करते हो? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क है? फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो फिक्स रहता है। जैसे हमने मशीन खरीदा तो मशीन का खर्चा एक फिक्स हो गया। जैसे हम रेंट भरते उसका खर्चा क्या हो गया? फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब क्या होता है कि ये खर्चा आपका बार बार चेंज नहीं होता है, एक बार जो फिक्स हो गया वही चलता रहता है। और दूसरा होता है एस, लैंड एंड बिल्डिंग का खर्चा, वेरी गुड। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चे जो आपके बदलते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीना सेम थोड़ी आता है, हर महीना अलग आता है। इसके अलावा वर्कर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होता है आपका
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जब आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाता है टोटल कॉस्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बस इसको फिर ये जो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है इसको इन लोग ने फुल फॉर्म में लिखा है और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग दिया है यहाँ पे कि दोज एक्सपेंसेस विच इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे आप, लैंड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, लैंड, मशीनरी। और वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, पावर, फ्यूल, मटेरियल, ऐसे खर्चे जो फिक्स नहीं रहते, जो हर महीना फिक्स नहीं है। आज 500 लग रहा है तो अगले महीने 1000 भी लग सकता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल खर्चा। तो जब फिक्स खर्चा और वेरिएबल खर्चे को ऐड कर दोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें टोटल खर्चा मिल जाएगा कि ये सेलर का टोटल खर्चा है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ गया होगा। अब आते हैं टोटल कॉस्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका एवरेज कॉस्ट। क्या है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को बोलते हैं एसी। एवरेज कॉस्ट को आप क्या बोलोगे, एसी। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना लगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना लगा। मतलब मैं बना रही हूं 100 पेन, लेकिन एक पेन को बनाने का खर्चा कितना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है? एवरेज में हम टोटल नहीं देखते कि टोटल कितना बन रहा है, एक का कितना। अपन कभी शॉप में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ना हमें 5 बुक चाहिए, तो हम उनको पूछते हैं एक बुक का कितना, फिर हमें समझ में आता है अच्छा एक बुक का 100 रुपए, तो 5 बुक का कितना हुआ, 500 रुपए। ऐसे ही करते ना हम लोग। सो इसके लिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी कैसे होता है, देखो बच्चों यहाँ पे दिया है। टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने का टोटल क्वांटिटी से, तो आपको एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा मिल जाएगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा इतना है। एग्जाम्पल भी दिया है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 800, 40 यूनिट को बनाने का खर्चा है टोटल मिला के 800 रुपए। क्या बोला है यहाँ पे, 40 यूनिट को बनाने का, 40 यूनिट, यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे। तो 40 यूनिट्स को बनाने का कितना टोटल खर्चा लग रहा है, 800। आपको फाइंड करना है कि एक का कितना, तो एक के लिए क्या करने का, डिवाइड। तो आप 800 को क्या करोगे, 40 से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा आंसर, 20। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना लग रहा है सेलर का, 20 रुपए। ओके, तो एवरेज कॉस्ट से आपको ये पता चलता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने का आपका टोटल एक्सपेंस कितना लग रहा है। ठीक है, टोटल मतलब पूरा मिला के आपका कितना खर्चा लग रहा है, सब कुछ मिला के कितना खर्चा। एवरेज का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना लग रहा है। ठीक है, तीसरा आते हैं। तीसरा होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। ये आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट में आप इसको बोलोगे एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। अब ये एडिशनल मतलब क्या, चलो ऐसे समझते हैं। मैंने पहले 10 पेन बनाया, टोटल मिला के मैंने कितना बनाया, 10 पेन बनाया। 10 पेन को बनाने का मेरा खर्चा लगा समझो 100 रुपए। ओके, अब मैंने टोटल बनाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 पेन। अब मेरा टोटल हो गया 15। तो मुझे बताओ मैंने कितना पेन एक्स्ट्रा बनाया, 10 से 15 कितना पेन एक्स्ट्रा बना, 5 पेन क्या बने, एक्स्ट्रा। तो वो जो एक्स्ट्रा पेन बनाया ना मैंने 5, तो वो एक्स्ट्रा पेन का खर्चा कितना,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है कि जो भी मेरा खर्चा लग रहा है उस पे अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ तो वो एक्स्ट्रा का खर्चा कितना हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मेरा खर्चा कितना लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने का। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो। ये इसका फॉर्मूला है TCN माइनस TCN-1। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल है। क्या दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, इफ प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है TCN-1। पहले खर्चा कितना था और अभी खर्चा कितना है, दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो हो गया आपका मार्जिनल। TCN-1 फॉर्मूलाज ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं बट चांसेस थोड़ा कम ही है। ठीक है, ये आपको डिस्टिंग्विश के लिए मेजरली आना है, ये आपके सम्स वम्स में भी आने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। सो प्रीवियस टोटल कॉस्ट कितना है, 4 यूनिट का 200 रुपए, मतलब पहले 4 यूनिट को बनाने का खर्चा लग रहा था 200 रुपए। अब मैंने टोटल टोटल 5 यूनिट बनाया, टोटल 5 यूनिट का लग रहा है 250। तो अब मुझे बताओ एक्स्ट्रा कितना लगा, तो ये जो 250 है ना, ये है हमारा TCN। TCN मतलब अभी खर्चा कितना लग रहा है पहले से, तो अभी अपना खर्चा लग रहा है 250, पहले कितना लग रहा था 200, दोनों को माइनस करो तो एक्स्ट्रा मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 50 रुपए। वेरी गुड, एक्स्ट्रा खर्चा कितना करना पड़ रहा है, 50 रुपए। ओके, तो ये आपको 2-2 मार्क के लिए आ सकता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। 4 मार्क का पूरा आंसर आ सकता है ये पूरा, तो आपको फॉर्मूला के साथ पूरा ये आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे कि कॉस्ट होता है वैसे ही सेलर का रेवेन्यू भी होता है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, तो सेलर का कुछ रेवेन्यू भी तो होगा ना। रेवेन्यू का मतलब होता है सेलर की इनकम। रेवेन्यू का मतलब होता है सेलर की इनकम। इनकम मतलब प्रोडक्ट को इतना बनाया, उस पर इतना खर्चा किया, अब उसको हम बेचेंगे, तो प्रोडक्ट को जब बेचा तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उससे कितना पैसा आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू भी आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, देख सकते हो आप यहाँ पे। एक है टोटल रेवेन्यू, सेम जैसे टोटल खर्चा होता है वैसे ही टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आपको कैसे मिलेगा, जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। प्राइस को क्वांटिटी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कितने प्राइस पे आप ये क्वांटिटी क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, क्वांटिटी बेच रहे हो। एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे, फर्म कितना सेल कर रहा है, 15 यूनिट, कितने रुपए में, एक 200 रुपए में। तो 15 को 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3,000 रुपए टोटल रेवेन्यू आ रहा है सेलर का। कितना रुपए, 3,000 रुपीज। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। तो जैसे टोटल होता है वैसे ही एवरेज भी होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है वही सेम, जैसे खर्चा था वैसे ही रेवेन्यू। एक प्रोडक्ट को बेच के कितना पैसा कमाया एक प्रोडक्ट को बेच के कितना पैसा कमाया। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू का आपको डिवाइड करना है टोटल क्वांटिटी से। सेम जैसे हम कॉस्ट में लिख रहे थे ना, वैसे ही आपको बस रेवेन्यू में लिखना है, कॉस्ट के जगह पे रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू है 15 यूनिट पे कितना, 3,000। 3,000 क्या है टोटल, मुझे निकालना है एवरेज, मतलब एक प्रोडक्ट पे कितना। तो हम क्या करेंगे, 3,000 को 15 से डिवाइड,
तो डिवाइड करके मुझे कितना मिलेगा कि एक प्रोडक्ट को बेच के मुझे कितना मिल रहा है, 200 रुपए। एक प्रोडक्ट का कितना, 200 रुपए। समझ में आया? यस, स्मार्ट कोड भी बना दिया इन्होंने, एटीएम, वेरी गुड। एवरेज, टोटल, मार्जिनल, वेरी गुड संजना, इसका आपको स्मार्ट कोड भी मिल गया है साथ ही में। एटीएम, एवरेज, टोटल, मार्जिनल, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। यस, अभी आपको समझ गया होगा, जैसे मार्जिनल कॉस्ट था कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितना, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब मैंने बेचा उससे मुझे कितना पैसा आया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले मैंने 500 का टोटल बेचा, अब मैंने फिलहाल के लिए समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल 600 का बेच लिया टोटल, तो एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू हुआ, 100 रुपए का मेरा एक्स्ट्रा क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। तो इसका भी जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला भी कैसे आएगा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब होता है कि पहले कितना रेवेन्यू था, प्रीवियस। इसका मतलब होता है अभी करंट कितना रेवेन्यू है। तो दोनों का जब हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। देखो इसका आप एग्जाम्पल पे आ जाओ, ये इसका एग्जाम्पल है, ये देखो। इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 20 टेबल्स, जब हमने 20 टेबल्स बेचा तो उसका कितना रेवेन्यू था, 4,000 रुपए। 20 टेबल्स का कितना था, 4,000। अब हम 21 टेबल्स बेचे हैं टोटल, 20 के बाद अब मेरा टोटल कितना हो गया, 21 हो गया। 21 टेबल का कितना है, 4,200। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, आपको देख के समझ में आ गया रहेगा एक्स्ट्रा कितना हुआ। 4,200 मैं अभी बेच रही हूँ, टोटल मिला के 4,200 का, पहले कितना था, 4,000। तो मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए दोनों को मैं क्या कर दूंगी, माइनस। तो मैं 200 रुपए एक टेबल से कमा रही हूँ। एक टेबल नहीं, एक्स्ट्रा टेबल, लाइक ऐसा बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा मैंने कितना कमाया, मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाया। ओके, सो यहाँ पे आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपका रेवेन्यू कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ओके, आपको अभी डिस्टिंग्विश कैसे आ सकता है वो भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज पे आ जाओ। ये आपका पहले तो ये तो आपका एमसीक्यूज हो गए बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज हो गए। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका डिस्टिंग्विश पे आ जाओ। ये देखो, ये आपके डिस्टिंग्विश है। इस चैप्टर में से कंफर्म एक डिस्टिंग्विश आता है, कंफर्म है। ओके, इन चार में से कोई एक डिस्टिंग्विश आपको कंफर्म आएगा। स्टॉक एंड सप्लाई जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है, एक्सपांशन एंड इंक्रीज जो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज ये भी इसी लेक्चर का है। और एक आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट जो अभी हमने सीखा। तो अभी इसका डिस्टिंग्विश आप कैसे बताओगे, पहले दोनों का आप मीनिंग लिखोगे। पहले देखो ध्यान से समझना, ये जितने भी डिस्टिंग्विश आप करोगे सबसे पहले आप ये डिस्टिंग्विश में मीनिंग लिखोगे। इन सब का क्या लिखोगे, मीनिंग। सेकेंड पॉइंट में देखो, अभी अगर समझो किसी भी डिस्टिंग्विश में आपको लग रहा है कि ग्राफ है, जैसे अभी इसमें एक्सपांशन और इंक्रीज में ग्राफ है, और अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता है तो आप डिस्टिंग्विश में ग्राफ बना सकते हो, चलेगा। ठीक है, आपको डिस्टिंग्विश में टोटल 3 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना, बिकॉज आपका एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए ही आता है। एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए ही आता है। तो इसमें से एक डिस्टिंग्विश आपको कंफर्म आएगा, कंफर्म। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझा होगा कि आपको डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है। अगर किसी डिस्टिंग्विश में आपको लग रहा है कि आप ग्राफ बना सकते हो, आप ग्राफ बना लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ग्राफ नहीं बनाना है, आप एक्सप्लेन कर लो खाली। पहले आप मीनिंग लिख लो। सेकेंड पॉइंट में ये लिख लो कि एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में कैसा मूवमेंट होता है। तो एक्सपांशन में मूवमेंट होता है अपवर्ड, और इंक्रीज ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्सपांशन में मूवमेंट होता है। एक्सपांशन में क्या होता है, मूवमेंट।
और इंक्रीज में क्या होता है, शिफ्ट, हो गया। और तीसरा क्या लिखोगे, इसमें अपवर्ड मूवमेंट होता है और इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डन, आपका डिस्टिंग्विश खत्म, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिस्टिंग्विश हो गए। ये आपका 8 मार्क का आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट ईयर आपके बोर्ड्स में आया था, अभी वापस से आ सकता है। ये आपका 4 मार्क का आंसर हो गया बच्चों। ये देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू पूछा है, एंड दूसरा पूछा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मैंने आपको बताया था, प्राइस, टेक्नोलॉजी, वो सब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वही सब फैक्टर्स आपको इसमें लिखना है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा हम ये सीखते हैं, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट सप्लाई दिया है। मार्केट सप्लाई क्या होता है, जब हम सारे सप्लाई को ऐड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा इस पे आ जाते हैं। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब हम ये सारे सप्लाई को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, लाइक ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको मार्केट सप्लाई मिलता है। ओके, सिंपल मैथ्स करना है आपको इसमें। जैसे अभी इसमें मार्केट सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें से, और बी और सी का दिया हुआ है, आपके पास ए नहीं है, तो सिंपल मैथ्स हम कैसे करेंगे, मेरे पास ए नहीं है बट मेरे पास बी है और मेरे पास सी है, और इसका टोटल दिया हुआ है मेरे को 100, तो अब मैं क्या करूंगी, ए फाइंड करने के लिए 100 में से 20 और 45 को कर देंगे माइनस, तो आपको किसका आंसर मिल जाएगा, ए का। यस, आंसर आ भी गया है, वेरी गुड संजना, संस्कृति, 35, वेरी गुड। सेकेंड वाले पे आ जाओ। सेकेंड वाले में आपको मार्केट सप्लाई फाइंड करना है, तो आप ये तीनों को अभी सिर्फ ऐड करोगे, 37 प्लस 30 प्लस 45, चलो बताओ कितना होगा इसका, इसको अपने को सिर्फ ऐड करना है, 37 प्लस 30 प्लस 45, यस, जल्दी जल्दी इसका आंसर आना चाहिए, 37 प्लस 30 प्लस 45, तो इसका आंसर कितना आएगा, यस वेरी गुड संजना, 112 इसका आंसर आएगा। चलो थर्ड वाले का बताओ। अब इसमें मार्केट सप्लाई दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी फाइंड करना है, तो अब इसमें क्या करोगे, 135 में से अब ये माइनस करोगे, 55 माइनस करोगे और 40 माइनस करोगे, चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 135 में से क्या करोगे, 55 माइनस करोगे और 40, यस, कितना आया आंसर इसका, 40, ठीक है। ठीक है, लास्ट आते हैं, फोर्थ वाला भी आपको ऐसे ही करना है। 1 सेकेंड, 60 कैसे आया आप लोगों का, 135 में से आपने 40 और 55 माइनस कर रहे हो, 40 आएगा आंसर, वापस से सब्ट्रैक्ट करो इसको। फोर्थ वाले में भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, बिकॉज टोटल देके रखा है 154, तो टोटल में से इनको माइनस करो, 44 और 50, चलो माइनस करो, फाइनल वाला आंसर क्या है, 154 में से 44 और 50, यस, इसका आंसर 60 आएगा, वेरी गुड, समझ में आया। ये आपका 4 मार्क का आंसर है। आप लोग के बुक में 155 वैल्यू है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू आप लोगों के बुक में है आप वो वैल्यू से सॉल्व करो। मेजरली ये करना कैसे है आपको ये आना चाहिए, कोई बात नहीं चलेगा। अगर आपके बुक में 155 है तो आप 155 के अकॉर्डिंग करो। एट दी एंड बोर्ड्स में आपको तरीका सीखना है कि कैसे किया है, ओके। अब इसका क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्लीट द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स बस आपको फिल करना है कैलकुलेशन करके। और सेकेंड बोला है हमें मार्केट सप्लाई का कर्व बनाना है। कर्व आई थिंक सो आपको अभी पता होगा कैसे बनाओगे कर्व। यस, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आप वही सेम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लोगे। वाई एक्सिस में आप ये प्राइस लिख दोगे 1 2 3 4, और अभी जब एक्स एक्सिस बनाओगे ना तो एक्स एक्सिस में आपको ये जो ये वाला मार्केट सप्लाई है ना, ये
मतलब आप कैसे बनाओगे, पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, ऐसे करके इसका टोटल, ये आपके ऐसे कर्व बनेंगे, ठीक है। ओके, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसमें आपको सप्लाई शेड्यूल है। चलो ये तो बहुत ही इजी है बच्चों, ये मुझे बताओ ये आप कैसे सॉल्व करोगे। यस, 10, 50, 20, 25, 30, 35, 40, प्राइस बढ़ रहा है, तो जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होता है, बढ़ता है। तो 200 है, तो डिफरेंस 50-50 का आप देख सकते हो, तो कैसे आएगा, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। कैसे मालूम पड़ा 50-50 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 50-50 का डिफरेंसेस यहाँ पे बनाया हुआ है। इसका क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे बोला है कंप्लीट दी अबव शेड्यूल। आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना तो आपको आता ही रहेगा, सेम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का आपको ग्राफ बनाना है। अभी इसमें आपको ये भी बताना है कि इनका रिलेशनशिप क्या है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन कैसा होता है, ये भी मैंने आपको लॉ में सिखाया था। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टडी द फॉलोइंग टेबल है एंड आंसर द फॉलोइंग है, ठीक है। अब थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, एक फाइनल, फिर अपना चैप्टर पूरा डन। चलो कंप्लीट द कोरिलेशन करते हैं। अब देखते हैं आप लोगों को कितना आता है, कितना आप समझ गए हो, ठीक है। चलो, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ता है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होगा। ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, प्राइस फॉल्स, है ना। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होगा, प्राइस कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला तो देके रखा है, टी आर अपॉन टी क्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस को जब हम क्वांटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। प्राइस, वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड रितेश, संजना, सबके आंसर्स बहुत करेक्ट है। नेक्स्ट आते, टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। तो हमें एवरेज कॉस्ट कैसे मिलेगा, चलो बताओ, जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है डिमांड कर्व बताना है कैसा होगा, और सप्लाई कर्व देके रखा है अपवर्ड। तो अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड है तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। अगर आप लोगों को नहीं पता डाउनवर्ड कैसे, तो आप मेरा वो डिमांड एनालिसिस का लेक्चर देख सकते हो जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। लास्ट है, चेंज इन सप्लाई बताना है आपको। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है वेरिएशन ऑफ सप्लाई में, वेरिएशन ऑफ सप्लाई में क्या कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स। और चेंज इन सप्लाई में क्या कांस्टेंट रहता है, मैंने आपको अभी जस्ट ये लेक्चर में सिखाया था, चेंज इन सप्लाई में क्या कांस्टेंट रहता है, वेरी गुड, वेरी गुड कोमल, संजना, वेरी गुड, प्राइस इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। सबके आंसर्स आ रहे हैं, मतलब आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया है, ठीक है। सो आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने सप्लाई एनालिसिस जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा पूरा खत्म होता है, जिसमें हमने स्टॉक एंड सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई, है ना, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, और फाइनली हमने सीखा टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। सो मैं आपको अभी 2 to 3 मिनट्स दे रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी मुझे पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आपको समझ गया है तो आप एक थम्स अप कर सकते हैं, तो मुझे समझ जाएगा कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गया है।